गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है मिथिलेश मिश्रा। उन्होंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनका एजुकेशन कैसा रहा और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मिथिलेश। हेलो स्वप्निल। या आप थोड़ा कैसे हो बता आप? सकते हो? यस, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। गुड। आप हमें बता सकते हो कि आपका एजुकेशन कैसा रहा साइकोलॉजी में, और वो जर्नी कैसे रही, आपने कहाँ पे पढ़ाई किया और वो कैसा प्रोसेस था? ओके, तो मेरा थोड़ा सा जर्नी इधर उधर का है। जैसे कि मैंने शुरुआत तो गवर्नमेंट स्कूल से किया, हिंदी मीडियम से। उसके बाद पेरेंट्स को चाहिए था कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, तो उन्होंने कहा कि साइंस ले लो। एंड देन आई टुक साइंस। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये मेरा स्ट्रीम नहीं है। मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं लोगों से बात कर पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि बचपन से ऐसा ही था कि सोशल इश्यूज पे ज़्यादा मेरा फोकस था। तो इसलिए मैंने आर्ट लिया, और उसमें मैंने इकोनॉमिक्स लिया जो कि मुझे समझता नहीं था। तो फिर मैंने उसको चेंज करके साइकोलॉजी लिया। एंड देन आई रियलाइज कि साइकोलॉजी ही वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें ना सिर्फ एक हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने बारे में भी वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने पुणे से किया, जो कि सेंट मीराज कॉलेज से किया, गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो वहाँ पे मैंने वहाँ से एमए किया। एमए करने के बाद मैं एमफिल का प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा इतना दूर तक पहुँच गए तो थोड़ा और करें, क्योंकि लाइसेंस जरूरी है और एक रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के लिए वो एक जरिया है। उसके प्रिपरेशन के टाइम में साइड बाय साइड मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 2 कॉलेजेस में जॉब किया, अबेदा इनामदार कॉलेज में और गरवारे कॉलेज में। तो वहाँ पे मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाती थी। प्लस जहाँ पे निम्हांस के एग्जाम्स हुए, रांची के एग्जाम हुए, सीआईपी के, प्लस चंडीगढ़ के, या फिर ऐसे बहुत सारी जगहों पे मैंने एमफिल का भी प्रिपरेशन एट द सेम टाइम मैं कर रही थी और एग्जाम्स देती रही। किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए, बट उसके बाद एमएटी में शुरुआत हुई एमफिल की। तो वहाँ पे लकीली फॉर्म भरा, सिलेक्शन हुआ, और फिर 2 साल एमफिल कंटिन्यू किया थाने मेंटल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करके। तो ऐसे मेरी साइकोलॉजी की जर्नी हुई। यस, बहुत बढ़िया। आपका काफी लंबा जर्नी रहा, एंड इट्स हाँ। रियली वंडरफुल दैट आफ्टर मास्टर्स यू हैव डन योर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, व्हिच इज हाईली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। और आपका जर्नी शुरू हुआ रॉन्गली इकोनॉमिक्स लेके, जो आपको पसंद नहीं था, और साइकोलॉजी लेने के बाद पता चला कि मुझे जो ह्यूमंस में इंटरेस्ट है वो यहाँ मिल रहा है। सर काम किया है, एज अ प्रैक्टिशनर अभी आप वर्क कर रहे हो, कैसे महसूस होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट? तो साइकोलॉजी लेने का सबसे पहला रीज़न मेरा ये था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सोशल इश्यूज में ज़्यादा ध्यान था, प्लस मैं लोगों से अपने आप को बहुत कनेक्ट कर पाती थी और मुझे उनकी बातें सुनना समझना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो साइकोलॉजी एक ज़रिया था मुझे लोगों से कनेक्ट होने में। और कनेक्ट तो हो गए, बट इसके आगे भी क्या करूँ मैं, हाउ टू हेल्प दीज पीपल। सो फॉर दैट आई नीड सम टेक्निक्स, आई नीड दैट नॉलेज, सो दैट आई कैन यूज दीज नॉलेज टू हेल्प नॉर्मल पीपल। और मेंटल हेल्थ जो है वो एक ऐसा इशू है जिसपे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऑब्वियसली हम सब ने वो स्टिग्मा फेस किया है, इवन वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि जहाँ पे हम हंसे हैं इस चीज को लेके, बट अभी वो रियलाइज होता है कि ये कितना सीरियस चीज है। तो फिर साइकोलॉजी बन के अभी आई एम वर्किंग इन अ सिम्बायोसिस कॉलेज एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और मोस्टली मेरा जो पॉपुलेशन है वो एडोलेसेंस एंड अडल्ट पॉपुलेशन है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डीलिंग विद देयर ओन आइडेंटिटीज, एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ इमोशंस दे एक्सपीरियंस, प्लस उनका करियर का भी इश्यूज होता है कि अभी कॉलेज के बाद क्या करना है, या फिर क्या करियर लूँ, या फिर फैमिली को कैसे मनाऊं। उस टाइम ऐसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है, या फिर अगर गलत भी है तो समझता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दैट फेज इज देयर, और ये सारे बच्चे हैं, तो उनके साथ डील करना इज द लाइक रियली गुड प्लस चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीजें जानते हैं कि मैम आप जो कह रहे हो वो तो मुझे पता ही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बट उसको एक रैशनलाइज करके एक लॉजिकल वे से कैसे उनके सामने प्रेजेंट करना है, वो बहुत एक चैलेंज भी होता है और एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है कि वो समझते हैं और वो अपनी चीज़ों को डील कर पाए। और इस एज ग्रुप में
एक कॉमन इशू है जो होता है रिलेशनशिप, एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है। उस टाइम उनको नहीं समझता है कि इमोशनली अटैच होने के बाद हम अगर किसी से डिटैच हो रहे हैं या फिर ब्रेकअप हो रहा है या फिर इमोशनली किसी से दूर जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करें। तो उस टाइम भी थेरेपी रियली वर्क्स अ लॉट, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है विदाउट जजिंग देम। तो साइकोलॉजिस्ट बन के मेरे पर्सनल लेवल पे तो बहुत यूज हुआ है, जहाँ पे मैं एक नॉन जजमेंटल इंसान बन पाई हूँ, लोगों को जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाई हूँ, एंड एट द सेम टाइम कीपिंग माई इमोशंस असाइड आई कैन थिंक रैशनली। इमोशंस आते हैं खुद में और बुरा भी लगता है लोगों से डील करके, उनके इश्यूज सुन के, बट वो भी एक हमें माइंडफुल रहते हूँ मैं कि मैं इसीलिए बनी हूँ कि इनको हेल्प कर पाऊँ। आज ये फेज है बट दिस इज नॉट परमानेंट वन, दिस इज टेम्पररी, एंड विथ माई गाइडेंस एंड विथ देयर मोटिवेशन वी कैन गेट अ गुड पाथ, जहाँ पे इन सारी चीजों से हम फेस करके आगे बढ़ सके। तो साइकोलॉजिस्ट बन के ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे। Yes, wonderful. So you have mentioned how it helps as a human being कि हम जजमेंट बाजू में रख के हम रैशनली हम लोगों को देख सकते हैं। आपने बताया कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स यूथ फिलहाल कॉलेज में फेस करते हैं एज अ प्रोफेशनल हु इज वर्किंग विद कॉलेज सेटअप। बट कॉलेज के बच्चों में कुछ क्लिनिकल चीजें भी पाई जाती है, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स हो, कुछ तकलीफें हो। डेफिनेटली अगर हम आज के यूथ की बात करें तो सब्सटेंस अब्यूज जो है वो एक कॉमन चीज है, जहाँ पे एक पीयर प्रेशर होता है उनका, या फिर दे वांट टू शो कि हाउ गुड दे आर, यू खुद को प्रूव करने में वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि गलत चीजें यूज करने लगते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रुप में रहना होता है, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, इवन दे डोंट वांट टू डू बट स्टिल दे हैव टू डू। तो सब्सटेंस अब्यूज तो एक कॉमन चीज है जहाँ पे उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ पे रुकना है, क्या चीज सही है क्या गलत है, या फिर एक ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि आजकल तो सब करते हैं तो कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंस यूज का हो गया। प्लस डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है, एक नए करियर की शुरुआत करनी होती है, प्लस एक रिलेशनशिप में अगर है तो वो प्रेशर होता है, अपने इमोशन से खुद डील कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम कॉलेज की बात करें तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों को, जहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू अचीव दैट स्टेटस। तो पेरेंट्स को भी प्रूव करना होता है, प्लस टीचर्स को भी कि दे आर अ गुड स्टूडेंट। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है अच्छे बच्चे जो होते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको पैनिक अटैक आने लगता है, सारे एंजाइटी के इश्यूज वो फेस करने लगते हैं। तो हार्डकोर क्लिनिकल केसेस भी वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे उनको साइकेट्रिक मेडिसिन के लिए रेफर किया जाता है, उनके मेडिसिन चलते हैं, साइड बाय साइड उनकी थेरेपी भी चलती है, एंड इट रियली वर्क्स वंडरफुली, क्योंकि आप बायोलॉजिकल बेसिस पे मेडिसिन से काम कर ही रहे हो, प्लस एट द सेम टाइम थॉट लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे यू आर हेल्पिंग दैट चाइल्ड, सो क्लाइंट और चाइल्ड, क्योंकि तो फिर वो एक बैलेंस बनता है और फिर वो उस चीज से ज्यादा डील कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें भी होती हैं उसमें। Yes, बहुत बढ़िया। और ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि एक इंस्टीट्यूट में कॉम्बिनेशन अप्रोच ट्रीटमेंट के लिए प्रीफर किया जाता है, जिसमें मेडिसिन है जो ब्रेन पे वर्क करती है और साइकोथेरेपी है जो माइंड पे वर्क करती है। तो बहुत कम ऐसे पाया जाता है, मैं नहीं ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स पे ऐसे जानता जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों साथ में है। सो आई एम रियली फीलिंग गुड टू नो दैट। ओके, अभी काफी बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम होते हैं या यंग एडल्ट्स में प्रॉब्लम होते हैं और वो सपोर्ट नहीं ले पाते, वो अप्रोच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ वरी, एंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए, कि वो रीच आउट करे या फिर क्या बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं, और ना रीच आउट करे तो क्या लॉस हो सकता है? डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है स्वप्निल कि एक अच्छे बैकग्राउंड से, एजुकेटेड बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता है, जो कि सोशल स्टिग्मा पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, या फिर किसी और को हुआ तो दे विल कम फॉर हेल्प, बट जब खुद को इश्यूज होते हैं तो वो इतने ओपन नहीं हो पाते हैं कि वो खुद एक साइकोलॉजिकल हेल्प ले पाए। पेरेंट्स के लिए ऐसा मानना होता है कि ऐसा होता है कि बच्चे, हम सब कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा है, अच्छे कॉलेज है, कपड़े पहना रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, तो और क्या जरूरत है, और किस चीज का इसको इशू आ रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें उनकी होती है। पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मटीरियलिस्टिक चीजें अपने बच्चों को तो दे ही रहे हो, दैट्स रियली अमेजिंग, वो जरूरी भी है, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप इतने ओपन रहो उनसे कि उनकी जो इश्यूज हैं वो आपसे ओपनली बात कर पाए, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप इतने ओपन रहो कि लाइक यू आर विद देम, कि तुम अगर कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहे हो सो वी आर विथ यू, वी कैन गो, वी कैन सर्च अ साइकोलॉजिस्ट, वी कैन कम विथ यू, और हम उनसे बातें कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम और ऐसे कमेंट करना कि आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेजी पना है, तुम लोग काम नहीं कर पा रहे हो, या पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहे हो, या फिर ग्रुप अच्छा नहीं है इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ऐसे देख के नहीं समझती हैं, बट अगर आप एक प्रोफेशनल के पास ले जाओगे तो वो समझता है कि ये बच्चे को क्या इश्यूज हैं। तो पेरेंट्स और बच्चों का यही है कि थोड़े से ओपन रहें अपने बातों में। अगर पेरेंट्स को लगता है कि हम इमोशनली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल लेवल पे उनको जाके मदद दें। यस, डेफिनेटली हम भी वो देखते हैं। अगर पेरेंट्स का अगर सपोर्ट है और या उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी हो या फिर जनरल इमोशनल फ्लक्चुएशंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली मैनेज हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो बहुत बुरी तरीके से वो मैनिफेस्ट होते हैं। सो इट इज़ रियली गुड विच यू मेंशन कि पेरेंट्स का सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजमेंट ज़रूरी होता है। एज देयर इज जनरेशन गैप, वो काफ़ी दिक्कतें आती है, वो समझ नहीं पाते, खुद नहीं समझ पाते, और बच्चे भी कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे। सो वहाँ पे एक ब्रिज का रोल होता है थेरेपिस्ट का, और जो बहुत ही अहमियत रखता है। सो वंडरफुल, थैंक्स फॉर गिविंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। बट अभी मेरा एक सवाल है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यंग एडल्ट्स में, यूथ्स में, और आपका काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग रहा है, बढ़िया जर्नी रहा है एजुकेशनल सेटअप में भी और प्रोफेशनल सेटअप में भी। तो आप कौन से तरीके की स्किल्स, टेक्निक्स या थेरेपीज यूज करते हो? मोस्टली मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बट अगर हम बात करें कि एक ही टेक्निक से या फिर एक ही अप्रोच या फिर स्कूल ऑफ थॉट से अगर हमें स्टिक होना है तो वो इतना काम नहीं करता है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आप एक थेरेपी के माध्यम से उसको अचीव कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंक्लूड सम और द अदर टेक्निक्स बाय डीलिंग विद दीज इश्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट टर्म पे एक आउटकम चाहिए होता है, तो देयर यू कैन यूज, मतलब आई यूज सोल्यूशन फोकस थेरेपी, और लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म है ही, प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिले उस क्लाइंट को जो कि आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी का क्लाइंट है and that client is very anxious when he is sitting in front of you, तो आप उस टाइम सीबीटी की कोर एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते हो। उस टाइम आपको एक बेसिक ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, या फिर जेकब्सन्स का टेक्निक हो गया मसल्स रिलैक्सेशन का, या फिर कोई आपके सेंसेस से रिलेटेड ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं जो कि अटेंशन कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। तो ये सारे टेक्निक्स मिक्स करके एक आउटकम हम निकाल पाते हैं। तो आई बेसिकली मिक्स अदर टेक्निक्स, बट हार्डकोर टेक्निक इज सीबीटी। यस, बढ़िया। सो आप सीबीटी को फॉलो करते करते जो सिचुएशन है, जो सिम्टम्स है, उस हिसाब से बाकी सारी चीजें भी इन्वॉल्व कर लेते हो उसमें। जी, और एट द सेम टाइम आई यूज लाइक अदर टेस्टिंग मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग टूल्स हो गया, या फिर कितनी सीवियर एंजाइटी है, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि सुसाइडल रिस्क जो है वो ज़्यादा है, तो आई यूज सम स्केल ऑन दैट, सो दैट आई शुड नो कि ये कितनी सीवियरिटी है और मुझे इस इंसान के साथ कितना ज़्यादा जल्दी काम करना है और कितने लॉन्ग टर्म में ये रन हो सकता है। तो थेरेपी के साथ वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टूल्स भी आई यूज, सो इट रियली हेल्प्स। यस, बढ़िया, डेफिनेटली, क्योंकि टूल्स हमें हेल्प करते हैं प्री एंड पोस्ट एंड ऑनगोइंग जो प्रोसेस है उसको ट्रैक करने के लिए। तो मिथिलेश, काफ़ी बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी, बट अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कंसल्ट करने के लिए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो ऑनलाइन तो मेरा मोबाइल नंबर आप शेयर कर सकते हैं, जो कि अगर आप चाहें तो मैं खुद बता दूँ, 9372020854 है। वो कोई भी मुझे कभी भी मैसेज करके अगर कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर कॉल पे अवेलेबल नहीं हो पा रही हूँ तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो कॉल के थ्रू वो मुझे देख सकते हैं। प्लस ऑनलाइन प्रोफाइल सर्च करके जैसे लिंक्डइन पे वहाँ पे है तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ से इन 2 तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी। और ये थे मिथिलेश मिश्रा जो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी जो डिटेल्स है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन।